नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। सीएए के पास होने के बाद, मतलब लागू होने के बाद, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जाल में कुछ नेता फंसते जा रहे हैं। बल्कि जाल में फंस नहीं रहे हैं, बल्कि रणनीति बना रहे हैं। रणनीति आपस में ही एक दूसरे को खत्म करने की। और इस बार जो खत्म करने की रणनीति बन रही है वो अपोजिशन में बन रही है। अपोजिशन में ही अपने ही साथी अलाय को प्रेम से निपटाने की कोशिश हो रही है। जी, मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की। सीएए लागू होने के बाद अपोजिशन में कांग्रेस बहुत ही संयम के साथ बयानबाजी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है वो सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ में काम कर रहे हैं। और ममता बनर्जी और केजरीवाल दोनों को लगता है कि पोलराइजेशन का खेल दोनों तरफ चलेगा और कुछ फायदा हम उठा लें, कुछ ममता जी उठा लेंगी पश्चिम बंगाल में, और कुछ बीजेपी कांग्रेस हाशिए पर। तो क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं? दोस्त बन करके दुश्मनी निभाने जा रहे हैं केजरीवाल, और कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है। अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत पड़ोसी देशों के गरीब लोगों को अपने यहां बुला करके रोजगार देना चाहती है, भारत पर बोझ बनाना चाहती है। नैरेटिव देखिए उनका। पड़ोसी देशों के गरीब लोगों को भारत बुला करके वो भारत पर बोझ बनाना चाहती है। ममता बनर्जी सीए को लेकर के पश्चिम बंगाल में उग्र है और वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की डिविसिव पॉलिटिक्स को हम चलने नहीं देंगे। असल में डिविसिव पॉलिटिक्स वो बहुत मजबूती से ममता बनर्जी खुद करना चाहती है पश्चिम बंगाल में। और इन दोनों के पॉलिटिक्स में जो हाशिए पर है वो कांग्रेस पार्टी जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस दोनों की अलाय है। हालांकि ममता बनर्जी ने एक प्रकार से गठबंधन तोड़ दिया है। 42 के 42 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और इसलिए वहां पर जो लोकल यूनिट है कांग्रेस का, अधीर रंजन चौधरी के साथ टग ऑफ वॉर चल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी साठगांठ किया, हरियाणा में भी साठगांठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं, गुजरात में भी साठगांठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्त बन करके दगा देने की पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपने बलबूते कुछ नहीं मिलना था। किस प्रकार के कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, कांग्रेस के रणनीतिकार क्या सोच रहे हैं, भगवान मालिक। लेकिन ये पूरी रणनीति इन दोनों नेताओं की है कांग्रेस को हाशिए पर ढकेलने की। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल और सूर्यकांत भारती जी शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैंने जो ये प्रस्तावना दी है, अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं। आप भी बताइए, मैंने कोई गलत बात कह दी? मैंने कोई गलत बात कह दी? ये पोलराइजेशन की साजिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि ठीक है ये पॉलिटिकल इशू है, उसको वो बहुत तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक सीजन्ड पार्टी है। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की कोशिश करेगी सीए को लाने की से, तो वो इस पर बहुत ही संयम के साथ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये उग्र होकर के बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स तो बीजेपी कर रही है और करेगी भी, उसमें उसको लाभ है। क्योंकि देखिए क्या है कि सबसे पहले तो ये हम मानकर चले कि अचानक जो है सीएए कहां से टपक पड़ा। ये जो है ना, इसकी बात हो रही थी कि चुनाव के बाद, चूंकि शाह साहब के उस बयान को आप याद करिए तो बंगाल में ही जाकर उन्होंने ये बातें कही थी कि चुनाव के बाद जो है हम इसको लागू करेंगे, चुनाव के बाद। लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने किया। इसके करने के पीछे सीधा था ये जो है, ये जो एसबीआई का मामला जो आया, ये क्या कहते हैं, चुनावी बॉन्ड को लेकर। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर जैसे ही ग्रिल किया गया एसबीआई को या बीजेपी लपेटे में आई, उसके बाद उन्होंने एक नया फ्रंट खोल दिया उन्होंने। लेकिन आपको एक चीज और बता दें, मैं केजरीवाल और ममता बनर्जी पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अभी सीएए जो लागू होने की बात है उसमें बंगाल और केरल को अलग रखा गया है। बंगाल और केरल जो है वहां पर अभी इस बार तो लागू नहीं होगा, कम से कम ये मान लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है पोलराइजेशन की। तो पोलराइजेशन में ये बीजेपी का खेल है
बीजेपी को साफ लगता है कि एक तरफ मुसलमान वोटर तो उनको वैसे भी वोट नहीं देते थे, इस लिहाज से भी उनका पूरा का पूरा टारगेट ये है कि कम से कम 80% जो हिंदू वोट बैंक है तमाम कास्ट समाज धर्म को लेकर, वो सारे के सारे वोट बैंक जो है बीजेपी के पास आ जाए और इसका लाभ भी बीजेपी को मिलता रहा है। हो सकता है इस चुनाव में भी बीजेपी को इसका लाभ मिला। आपने दूसरी बात कही केजरीवाल और ममता के पॉलिटिक्स के बारे में। देखिए, केजरीवाल की राजनीति क्या है ये पूरा देश जानता है। मैं इस बात को अभी ये नहीं कहने जा रहा हूं कि केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के साथ केजरीवाल भी जुड़े हुए हैं और उनकी पॉलिटिक्स आगे कहां तक जाएगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि केजरीवाल बहुत ही तेज और एक तरह से धूर्त पॉलिटिशियन है। वो कहते कुछ है करते कुछ हैं और कांग्रेस के साथ वो खेल क्या करेगी। देखिए, केजरीवाल जो है कांग्रेस के साथ कोई बड़ा खेल नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है कि जिन जिन राज्यों में उनकी उपस्थिति हो गई है वहां आप कांग्रेस से लाभ लेते दिख रहे हैं। कांग्रेस को वो अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। गुजरात हो, हरियाणा हो, यहाँ तक कि पंजाब में जो भी अभी पंजाब का जो भी डिसीजन होगा और दिल्ली में भी। लेकिन केजरीवाल जिस तरह से बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं उसके पीछे मूल कारण है कि जो दिल्ली का या जिन राज्यों में उनको चुनाव लड़ना है वहां पर मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ आ जाए। दिल्ली का पिछले 2 चुनाव से मुस्लिम वोट बैंक केजरीवाल के साथ ही गया है। उसके पीछे कारण है कि कांग्रेस यहाँ पर कमजोर थी और आज भी कमजोर है, उनका संगठन बहुत कमजोर है। मुझे तो डाउट है कि कांग्रेस को जो 3 सीटें दी गई है वो 3 सीटों पर क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस की स्थिति केजरीवाल के बनिस्बत बहुत कमजोर है अभी दिल्ली में। ये मैं बता रहा हूं। इसका लाभ केजरीवाल कितना उठाएंगे ये नागरिकता कानून के परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस को ये जरूरी बात है कि आपने ये बात सही कही है कि कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं और उस टारगेट में अब कांग्रेस कहां जाती है या उसका क्या विफलता उसको मिलती है देखने की बात होगी। रही ममता बनर्जी की बात, ममता बनर्जी के देखिए, ममता बनर्जी अपनी पार्टी के अंदरूनी विरोध के कारण ही बहुत परेशान है। देखिए, एक वहां के बड़े सांसद थे, पहले कांग्रेस में होते थे, अर्जुन सिंह, बीजेपी के वो ममता बनर्जी के सांसद हैं। उन्होंने ममता बनर्जी ने इस बार उसको टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं दिया, तुरंत उसने क्या किया कि अपने कमरा में आवास में तुरंत जो है उसने मोदी जी के शाह जी की तस्वीर लगा ली, कहा कि अब हम उधर के हो गए। तो इस तरह की राजनीति अभी बहुत चल रही है और चलेगी भी। जब तक चुनावी घोषणा नहीं हो जाता है तब तक ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ममता बनर्जी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा तो कर रही है, लेकिन क्या 42 सीटों पर बीजेपी के साथ टक्कर लेने की स्थिति में है वो? ये बहुत परेशानी है। केवल मुसलमान वोट के जरिए आप जो है बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं वहां पर 42 सीटों पर। तो ये सब देखने की बात होगी और कांग्रेस की अगली राजनीति क्या होगी मैं नहीं जानता, लेकिन जाहिर सी बात है बंगाल में भी कांग्रेस का संगठन भले ही कमजोर हो, कांग्रेस की पहुंच हर जगह है और ये लगता है इस बार चुनाव में कांग्रेस को 4-5 सीटें वहां पर मिल सकती है। 2 सीट तो उनकी है ही, मैं ये कहता हूं करीब 4-5 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त हो सकती है और इसका जो है ना सीएए का लाभ वहां पर ममता बनर्जी को चाहे जितना मिल जाए उसका लाभ कांग्रेस को भी वहां पर मिलेगा ये बंगाल में। बीजेपी गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।